इम्पॉर्टेंट टू स्टडी पढ़िए। हम लोग हिस्ट्री का चैप्टर 5 एंड पीपल रेबल 1857 एंड आफ्टर क्लास 8 की बुक का है ये, तो उन्होंने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। तो इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हम लोग अब देखेंगे। तो फिर यहाँ पे दिया हुआ है रिवोल्ट ऑफ 1857, मैंने इंपॉर्टेंट बनाए हैं तो आपको ये मेन है। रिवोल्ट ऑफ 1857 बिगेन फ्रॉम, तो फिर पूछा सकता है कि रिवोल्ट ऑफ 1857 कब हुआ था, कहाँ से हुआ था, तो वो मेरठ से हुआ था, मेरठ से स्टार्ट हुआ था। हु वाज तात्या टोपे, तात्या टोपे कौन थे? तात्या टोपे द जनरल ऑफ नाना साहब के जनरल थे वो। What rumors spread among the sepoys of the Mir regiment about the new cartridges? अब जो rumors क्या फैले थे और सिपॉयज़ में कि जो मीर के सिपॉयज़ में कि जो कैट्रिजेस में क्या है न्यू कैट्रिजेस में, तो फिर rumors was that cartridges were coated with fat of cows and pigs। तो rumors था कि जो कैट्रिजेस है ना काउस, और जो कैट्रिजेस हैं उसमें काउस और पिग का मतलब कोटेड हुआ है, तो यही फैला हुआ था रूमर्स। तो फिर वाई वर इंडियन सिपॉय डिसकंटेंटेड, जो इंडियन सिपॉयज थे वो मतलब कि खुश क्यों नहीं थे, मतलब कि डिसकंटेंटेड क्यों थे वो? क्योंकि द इंडियन सिपॉयज वर डिसकंटेंटेड बिकॉज दे वर अनहैप्पी अबाउट देयर पे अलाउंस एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस। some rules violated their religious sensibilities। तो फिर क्या था ना कि जो इंडियन सिपॉयज थे उनका क्या क्या हुआ था, मतलब वो क्यों खुश थे? क्योंकि तो पहली बात तो उनको मतलब कि पैसे सही से लेकिन इतना पैसा नहीं मिलता था जितना वो अपना मतलब घर खर्चा खाना पानी वो सब चला सकें। और जो अलाउंस और कंडीशन थी सर्विस स्कीम, मतलब कि ये यूरोपियंस को ज़्यादा देते थे ये लोग, अच्छे से फैसिलिटी देते थे, और जो इंडियन सोल्जर्स थे उनको सही से मतलब करते नहीं थे, खाना वाने से नहीं करते। क्वेश्चन 5 में क्या बोला जा रहा है, जो रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस बाय ब्रिटिश इन इंडियन सोसाइटी। अब जो रिफॉर्म्स हुए थे क्या हुए थे, मतलब क्या उन्होंने रिफॉर्म करा था? तो पहला तो उन्होंने विडोज रीमैरिज करा था, सती सिस्टम करा था, इंग्लिश लैंग्वेज और क्रिश्चियनिटी। विडो रीमैरिज आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि जो मतलब जैसे कि देखिए ये एक औरत है, ठीक है, तो एक औरत है, तो फिर अगर उसके मतलब कि हस्बैंड की डेथ हो गई है, तो हस्बैंड की डेथ हो गई उसके बाद मतलब कि वो फिर से मतलब कि रीमैरिज कर सकती है सती। और सती क्या होता है, जैसे कि एक मतलब पहले सती सिस्टम होता था, तो मतलब कुछ इन्होंने अच्छे भी कर रहे हैं काम अच्छे भी कर रहे हैं, जैसे कि इन्होंने अच्छे क्या करे, विडो रीमैरिज करा है, सती सिस्टम करा है, इंग्लिश लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा प्रमोट करा है, क्रिश्चियनिटी, ये तो उन्होंने मतलब कि ये तीन अच्छे करे हैं। तो फिर सती सिस्टम क्या होता है, जैसे कि एक ये लेडी है, ठीक है, इसके हस्बैंड की डेथ हो गई, तो फिर क्या होता है, हस्बैंड उसकी जो चिता है इसको भी उसी में मतलब कि ज़िंदा जला देते थे। तो ये उन्होंने मतलब कि कह रहा बोले कि ये नहीं होना चाहिए, और इंग्लिश लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा प्रमोट करा कि इंग्लिश लैंग्वेज बहुत ज़रूरी है, मतलब कि एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। और क्रिश्चियनिटी उन्होंने करा। क्रिश्चियनिटी क्या होता है, मतलब कि क्रिश्चियनिटी मिशनरीज थे, क्रिश्चियनिटी मिशनरी से उन्होंने अपना मतलब कि उद्देश्य बोला है कि ठीक है आप प्रॉपर्टी सब कुछ मतलब ओन कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, प्रॉपर्टी जो भी है। तो फिर उन्होंने बोला जो क्रिश्चियनिटी मिशनरी से मतलब कि उनका ग्रुप बना हुआ था, जैसे सपोज ये ए है और ये बी है, मतलब बहुत से ग्रुप उनके बने हुए थे, तो हर घर जाते थे और अपना प्रचार करते थे कि ये हमारा इसमें आ जाइए, कर लीजिए, ये हमारे क्रिश्चियनिटी में तब्दील हो जाइए, मतलब कि अपना धर्म चेंज कर लीजिए। और तो फिर ब्रिटिश इसके बदले क्या बोलते थे कि ठीक है अगर आप हमारी क्रिश्चियनिटी में आ जाएंगे तो फिर आपको आपकी ज़मीन वो आपकी ही रहेगी और आपसे हम छीनेंगे नहीं, तो ये सब करते थे ये लोग। तो फिर उनकी ज़मीन तो उनकी है ना, तो आप उनसे क्या छीनोगे? लेकिन जो लोग थे वो बोलते थे नहीं हमारा हिंदू धर्म नष्ट कर रहे हैं ये लोग, और भी लोग खेलते थे। लेकिन ये आज भी होता है, क्रिश्चियनिटी में आज भी होता है कि आप क्रिश्चियन में हो जाइए, ये आज भी होता है, उसके बदले आप पैसे ले लीजिए, तो पैसे ले लेते थे लोग, अभी भी ये होता है क्रिश्चियनिटी में इसका। तो फिर क्वेश्चन आंसर्स में हम लोग अब आ जाते हैं। जी को चैप्टर 5 का व्हेन पीपल लेबर 1857 एंड आफ्टर का ये क्वेश्चन आंसर्स का है। तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो फिर फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, व्हाट वाज द डिमांड ऑफ रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी दैट वाज रिफ्यूज्ड बाय द ब्रिटिश। तो इसमें बोला गया कि रानी लक्ष्मीबाई की क्या डिमांड थी, जो कि झांसी की रानी उनकी क्या डिमांड थी जो कि ब्रिटिशर्स ने रिफ्यूज़ करी थी।
तो फिर आंसर है द डिमांड ऑफ रानी लक्ष्मीबाई was that after the death of her husband, her adopted son will be the heir of the kingdom, but it was refused by the British. तो फिर उनकी डिमांड थी रानी लक्ष्मीबाई की कि आफ्टर उनके हस्बैंड के डेथ के बाद जो अडॉप्टेड सन है उनको मतलब कि राजा बना दिया जाएगा किंगडम के बाद, लेकिन ब्रिटिश ने कहा था, रिफ्यूज़ कर दिया था उनको। तो फिर क्वेश्चन 2 है What did the British do to protect the interest of those who converted to the Christianity? अब जो ब्रिटिश ने क्या करा था मतलब कि जो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाएंगे उनको मतलब क्या क्या होगा, क्या क्या मिलेगा, वो सब है यहाँ पे। तो फिर है द आंसर है द ब्रिटिश डू टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ दोज हु कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी द कंपनी अलाउड क्रिश्चियन मिशनरीज टू फंक्शन फ्रीली। In 1850 a new law was passed that to converted people into Christian। तो फिर उन्होंने क्या करा था प्रोटेक्ट करने के लिए क्रिश्चियनिटी की मिशनरीज को, उन्होंने क्या करा था कि जो तो फिर यहाँ पे क्या हुआ था इस लॉ में कि जो पीपल्स थे ना, 1850 में जो लॉ पास हुआ था कि पीपल्स थे उनको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करा जा रहा था। तो कन्वर्टेड टू क्रिश्चियंस देयर एंसेस्टर्स प्रॉपर्टी विल गेट देम। तो फिर बोले थे कि आप क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट, इस लॉ में क्या था कि बोले थे कि आप क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाइए और आपको जो एंसेस्टर्स मतलब कि जो आपके पुरखों की मतलब कि एंसेस्टर्स आपके जो पूर्वज की जो भी आपकी प्रॉपर्टी है वो आपकी ही रहेगी। तो वो तो उन्हीं की ही प्रॉपर्टी, वो उन्हीं की ही देखिए कुल मिला था कि ब्रिटिशर्स लोगों को क्या करना था, उनकी मतलब इस सब को मतलब कि क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कराना था उनको। कुल मिलाकर यह था कि उनको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कराना। तो अब क्वेश्चन 3 है व्हाट ऑब्जेक्शंस डिड द सिपाहीज हैव टू द न्यू कार्ट्रिजेस दैट दे वर आस्क्ड टू यूज़। इससे आंसर बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि जो मैंने जो आंसर्स मैंने जो लिखे हैं वो मतलब आपके मतलब कि समझ में आएंगे, लेकिन आप मतलब जब चैप्टर अच्छे से पढ़ेंगे ना तो फिर आप खुद ही अपने आप से आंसर्स मतलब कि बना लेंगे। जैसे कि मैंने अपने आप से आंसर्स ही बनाए हैं। तो फिर ये ईजी है ये, ठीक है, ये मैसेज आराम से समझ सकते हो, इसे ऑन वर्ड्स में लिख सकते हैं। तो जो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं ना, सपोज क्वेश्चन आंसर्स जो इसे जितने बड़े क्यों ना हो क्वेश्चन आंसर हैं तो उसे आप अपने ओन वर्ड्स में पहले बात तो लिखिए, ठीक है। फिर उससे आप अपने मतलब कि ज़रूर नहीं क्वेश्चन मतलब कि सेम ही रहे, क्वेश्चन आंसर मतलब चेंज होते रहते हैं लेकिन उनका मीनिंग एक ही आता है। जैसे कि कुछ जैसे कि तक है मतलब कि मैं इस साइड से जा रही हूँ तो आप इस साइड जा रहे हैं, डायरेक्शन चेंज है लेकिन मीटिंग पॉइंट एक ही है, ठीक है। तो फिर ठीक है स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 3। आपको बस समझ में आना चाहिए, ठीक है ना, आपको समझ में आना चाहिए। तो क्वेश्चन 3 व्हाट ऑब्जेक्शन, तो फिर क्वेश्चन 3 है इसका आंसर है द रूमर्स स्प्रेड दैट इन द न्यू कैट्रिजेस देयर वाज अ कोटिंग ऑफ फैट ऑफ काउ एंड पिग। बोथ हिंदू एंड मुस्लिम सपोज रिफ्यूज टू यूज बिकॉज टू यूज द फर्स्ट they have to bite it to open the wrapper. As in Hindu, cow is the holy animal and in Muslim the pig is dirty animal for them. तो फिर क्या होता था तो जो था मतलब कि रूमर स्प्रेड हुआ था ना, जो न्यू कैट्रिजेस में जो मतलब स्प्रेड हुआ था कि जो न्यू कैट्रिजेस इसमें काउ और पिग की कोटिंग करी गई है। तो फिर बहुत हिंदू और जो मुस्लिम सिपाही से उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कि नहीं भाई हम लोग तो यूज़ नहीं करेंगे जो कैट्रिजेस हैं, क्योंकि पहले उसको यूज़ करने के लिए क्या करना पड़ता था, उसको मतलब बाइट करके रैपर को ओपन करना पड़ता था। तो वो हिंदू और मुस्लिम उसको यूज़ नहीं करते थे हिंदू, ठीक है। तो फिर अब फोर्थ क्वेश्चन है हाउ डिड द लास्ट मोगल एम्पर लिव द लास्ट ईयर ऑफ हिज लाइफ। द लास्ट मोगल एम्पर, ये इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। हाँ, तो द लास्ट मोगल एम्पर lived the last year of his life in a jail in Rangoon along with his wife। तो फिर क्या था, जो लास्ट मोगल एम्पर जो कि बहादुर शाह जफ़र थे, वो अपनी जो जेल की जो अपनी पूरी लाइफ वो कहाँ पे बताई थी उन्होंने, रंगून में बताई थी। इम्पोर्टेंट कहाँ बताई थी उन्होंने, रंगून में बताई थी उन्होंने, ठीक है, रंगून में, और जो कि
अपनी वाइफ के साथ। तो फिर क्वेश्चन 5 है, What could be the reasons for the confidence of the British rulers about their position in India before 1857? तो जो रीज़न थे जो ब्रिटिश रूलर्स थे, जो उनको कॉन्फिडेंस आ गया था मतलब कि उनकी पोजीशन इंडिया में कैसी है, लेकिन वो सब कुछ कर सकते हैं, वो क्या क्या कर सकते हैं, क्या कॉन्फिडेंस उनमें आया था। तो जो मैंने ये पेज 51 से मैंने ये पैराग्राफ से लिया है, नवाब्स लूज दियर पावर, मतलब कि उसके बारे में पढ़ा है और मतलब कि ओन वर्ड्स में फिर लिखा है। तो फिर मैंने पूरा तो नहीं लिखा है, लेकिन ओन वर्ड्स में लिखा है। ब्रिटिशर्स ऑल्सो प्लान डैट, इन द सेकेंड पॉइंट में लिखा है मैंने। फिर पीजेंट्स के उससे के बारे में लिखा है। ये मैंने ये 2 पॉइंट देखिए, ये एक नवाब्स लूज दियर पावर का ये पैराग्राफ लिख दिया है और द पीजेंट्स एंड द सिपॉयज के लिख दिया। तो ये अगर आप एग्ज़ाम में लिख देंगे तो आपको पूरे एकदम पक्का फुल मार्क्स आपको मिल जाएंगे इसके। तो फिर हम द नवाब्स लूज दियर पावर, इसमें हमने इस पैराग्राफ में उन्होंने क्या पढ़ा था, तो फिर इसमें नवाब्स लूज दियर पावर इसमें दिया हुआ है, लेकिन नवाब लूज दियर पावर पैराग्राफ, इसमें से मैंने क्या लिखा है, इन द मिड 18th century द नवाब्स राजाज जमींदार्स हैड लॉस्ट देयर पावर, दे ऑल आर वर्किंग इन अंडर द ब्रिटिशर्स, दे हैड इंट्रोड्यूस्ड सब्सिडियरी अलायंस। इसका मतलब समझिए, मिड 18th century में क्या हुआ था, जो नवाब थे, राजा थे, जो जमींदार थे, उन्होंने मतलब अपनी पावर खो दी थी, ठीक है। क्योंकि तो अब ब्रिटिश आ गए, देखिए देखिए ये ब्रिटिश है, ठीक, ये ब्रिटिश है, ब्रिटिश के अंदर रूल करेगी, जो मतलब रूल क्या करेगी, ब्रिटिश के अंदर ज़मींदार है और राजा है, ज़मींदार राजा और मतलब ब्रिटिश के अंदर ये सब लोग काम कर रहे हैं, नवाब जवान राजा ये सब काम कर रहे हैं। तो फिर ये सब काम करते थे, ऑल आर वर्किंग इन अंडर द ब्रिटिशर्स, दे हैड इंट्रोड्यूस्ड सब्सिडियरी अलायंस इन विच द राजाज एंड नवाब्स कांट मेक द आर्मी, द कंपनी विल प्रोवाइड दैम, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अभी इन्होंने क्या क्या इंट्रोड्यूस करा था, सब्सिडियरी अलायंस इंट्रोड्यूस करी थी, ठीक है, और एक डॉक्ट्रिन ऑफ लैम्प्स इंट्रोड्यूस करा था, ये सब इन्होंने इंट्रोड्यूस करा था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैम्प्स सब्सिडियरी अलायंस। तो फिर डॉक्ट्रिन ऑफ लैम्प्स, इन दिस इफ द किंग हैड डाइड विदाउट हैविंग मेड हायर द स्टेट और कंट्री विल बी एनेक्स्ड बाय द कंपनी। तो फिर देखिए इसमें क्या सब्सिडियरी अलायंस इन्होंने इंट्रोड्यूस करती है, जैसे मैंने आपको इसमें एक्सप्लेन भी कर दिया है सब्सिडियरी अलायंस क्या होती है और डॉक्ट्रिन ऑफ लैम्प्स क्या होती है, जो कि इन्होंने हड़प्पा था, मतलब कि ये सब तरीके से मतलब कि सब्सिडियरी अलायंस हो गया और डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स हो गया, इन सब से मतलब इन्होंने सब हड़प्पा था कि किस तरह से पैसे आने चाहिए, रेवेन्यू मिलना चाहिए उनको बस। तो फिर सब्सिडियरी अलायंस क्या होता है, देखिए सब्सिडियरी अलायंस होता है ऐसे कि जो राजा है या फिर कोई भी क्या राजा है और या फिर राजा नवाब जो भी है, उसके मतलब आर्मी खुद की नहीं रहेगी, आर्मी वो ब्रिटिशर्स लोग बोलेंगे हम आपको आर्मी देंगे, वो आर्मी देंगे और आर्मी का मेंटेनेंस भी करेंगे, जो भी ट्रूप्स है और जो भी सामान चाहिए वो आर्मी मतलब ब्रिटिशर्स देंगी, ठीक है। अब जो भी मेंटेनेंस के लिए पैसे लगते हैं, तो फिर वो मतलब अपनी ब्रिटिशर मतलब कि पैसे भी लगाएगी, सब कुछ करेगी, आपको बस उसको पैसे देने हैं। अगर आप पैसे नहीं दे पाए तो वो आपका आधा लैंड ले लेगी, आधी लैंड आपको वो ले लेगी पेनल्टी के रूप में। ये होता है सब्सिडियरी अलायंस, ठीक है। और डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स क्या होता है जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स होता है ये डलहौजी ने ये इंट्रोड्यूस करा था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स। हमने चैप्टर फर्स्ट में ये रीड करा था, फर्स्ट और सेकंड में, कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स होता है, ये लॉर्ड डलहौजी ने डिक्लेयर करा था। इसमें क्या होता है ना कि जो जैसे कि सपोज ये राजा है, ठीक, ये यहाँ पे राजा है, तो फिर राजा की डेथ के बाद ना, तो फिर क्या क्या होता था, राजा की डेथ के बाद अगर उसका जो मेल होता है मतलब कि छोटा बेटा होता है, मेल हायर, तो फिर वो किंगडम संभालेगा। लेकिन अगर उसका बेटा नहीं है, बेटा मतलब कि मेल हायर नहीं है उसका, तो जो कंपनी है वो मतलब कि ले लेगी, स्टेट कंट्री जो स्टेट है वो कंपनी ले लेगी अगर उसका मेल हायर नहीं है तो। फिर सेकंड में है ब्रिटिश ऑल्सो प्लान दैट हाउ टू एंड द मुगल डायनेस्टी
द नेम ऑफ द मुगल किंग वॉज रिमूव फ्रॉम द मिंटेड कॉइन्स। अब ब्रिटिशर्स ने सेकेंड पॉइंट में लिखा है कि जो ब्रिटिशर्स उन्होंने प्लान करा कि कैसे जो मुगल डायनेस्टी है उसको ख़त्म करा जाए। तो फिर जो क्या करा था उन्होंने, जो मुगल किंग का जो नेम होता था ना मिंटेड कॉइन्स में, उन्होंने वो हटा दिया था। फिर अवध वॉज वन ऑफ द लास्ट टेरिटरीज टू बी एनेक्स्ड थ्रू सब्सिडी अलायंस। तो फिर जो अवध थी ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अवध जो कि कौन सबसे लास्ट टेरिटरी कौन सी थी जो भी एनेक्स हुई थी सब्सिडी अलायंस के थ्रू, कौन सी थी वो? अवध थी वो। ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये अवध थी। फिर इसमें क्या था, पीजेंट्स एंड सपोर्ट। इसमें क्या था, इन द कंट्री साइड द पीजेंट एंड द जमींदार्स वो डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द डिफरेंट मेथड्स ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन। पहले का द सपोज वर अनहैप्पी, इसमें भी एक और पार्ट है, द सपोज वर अनहैप्पी द पेमेंट दे गेव इन इज नॉट सफिशिएंट फॉर द फैमिली। तो क्या था, जो पहले तो जो ये लोग रेवेन्यू लेते थे, अलग अलग डिफरेंट मेथड से रेवेन्यू लेते थे, परमानेंट सेटलमेंट से लेते थे, महलवारी सेटलमेंट्स, रिवायतवारी सेटलमेंट, इन सब लोग ऐसा उन्होंने सब कुछ करा था कि पैसे बस उनको कहीं से मिल जाए। और फिर क्या था, जो सिपाहीज थे वो खुश भी नहीं थे जो उनको पेमेंट मिलती थी, मतलब उनकी फैमिली के सफिशिएंट नहीं थी वो। व्हाट इम्पैक्ट डिड बहादुर शाह जफर्स सपोर्ट टू द रेबेलियन हैव ऑन दिस पीपल एंड द रूलिंग फैमिलीज। तो फिर प्रभाव क्या पड़ा जब बहादुर शाह जफर ने मुझे सपोर्ट करा था रेबेलियन में, जो कि रूलिंग फैमिलीज थी, तो उन पे मतलब उन्होंने क्या करा था। तो फिर यहाँ पे लिखा है when people saw that the Mughal Emperor Bahadur Shah Zafar is leading the rebellion, they feel inspired and enthusiastic। यहाँ पे enthusiastic की स्पेलिंग है, मैंने गलत लिख दी है, ENTHUSIED, enthusiast। तो फिर when people saw that तो फिर क्या हुआ, जब पीपल ने देखा कि जो बहादुर शाह जफर हैं मतलब कि वो रिबेलियन को लीड कर रहे हैं, तो वो मतलब इंस्पायर होने लगे और मतलब कि वो लगे बहादुर शाह जफर कर रहे हैं, इतने सारे लोग आ रहे हैं, फ्रीडम फाइटर्स, इतने सारे रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, कुंवर सिंह, इतने सब लोग आ रहे हैं। तो उनको लगने लगा कि हमारा अब इंडिया अब आज़ाद होएगा हमारा, मतलब इंस्पायर्ड वो होने लगे। इट गिव्स देम करेज, उनको करेज मिलना और होप, कॉन्फिडेंस। द रूलिंग फैमिलीज ऑल्सो सपोर्ट द रिबेलियन बिकॉज जो रूलिंग फैमिलीज थी ना, मतलब कि जो रूलिंग फैमिलीज थी वो भी सपोर्ट कर रही थी। क्यों सपोर्ट कर रही थी, मतलब कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ मैंने, saw Bahadur Shah Zafar's leading ruling family saw Bahadur Shah Zafar leading the rebellion. Their hope rises because during Mughal dynasty all small rulers working under the Mughal dynasty, but when the Britishers had come they can't। देखिए पहले जो था बहादुर शाह जफर मतलब कि राजा थे, है ना, तो उनके नीचे ना कोई अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए ये बहादुर शाह जफर ना, ठीक है, बहादुर शाह जफर हैं, तो उनके नीचे ना मतलब जो छोटे छोटे जो होते हैं ना, छोटे छोटे राजा वाजा, वो सब मतलब कि काम करते थे, मतलब रूलिंग अपना छोटा छोटा, ऐसे कि बहादुर शाह जफर हैं, उनका इतना बड़ा, तो उन्होंने छोटा सा एक राजा को दूसरा दे दिया, ऐसे मतलब थोड़ा थोड़ा दे देते थे, तो उनके अंडर में काम करते थे। अब जब ब्रिटिशर्स आ गए तो फिर वो मतलब कि काम नहीं कर पाए। ब्रिटिश ने बोल दिया ये सब क्या है, हम करेंगे, सिर्फ तुम लोगों का कुछ नहीं काम, तुम यहाँ से जाओ। और जब बहादुर शाह जफर थे वो तो अब कर नहीं पाते थे, और जो उनके जो नीचे थे वो उनको भी नहीं कर पाते थे। तो फिर उनको मतलब कि मिली कि उनको होप मिला, मतलब उनके आशा जगने लगी कि अब बहादुर शाह जफर हैं, अब अगर हम लोग उनके करेंगे, उनके मतलब कि रेबेलियन में फाइट करेंगे, तो हम लोग भी फिर काम कर पाएंगे, उनके नीचे हम लोग को भी कुछ मिलेगा। तो फिर यही था। क्वेश्चन 7 है, हाउ डिड द ब्रिटिश सक्सीड इन सिक्योरिंग द सबमिशन ऑफ द रेबेलियन लैंडओनर्स ऑफ अवध। तो जो ब्रिटिश थे वो कैसे सक्सीड हुए थे, मतलब कि जो लैंड ओनर्स थे अवध के, द रिबेल में जो अवध के, मतलब कैसे हुए थे सक्सीड। तो इसमें हम द ब्रिटिश ऑल्सो ट्राइड देयर बेस्ट टू विन बैक द लॉयल्टी ऑफ द पीपल। अब ब्रिटिशर्स ने क्या करा था रिबेलियन के बाद, उन्होंने क्या मतलब कि जो अपना मतलब कि उनके लोगों की लॉयल्टी जीतने के लिए उन्होंने फिर से मतलब करा, जो भी अलग तरह के अनाउंस करे
देखिएगा क्या करा था। सेकंड में हम दे अनाउंस रिवॉर्ड्स फॉर लॉयल लैंड ओनर्स विल बी अलाउड टू कंटिन्यू टू एंजॉय ट्रेडिशनल राइट्स ऑफ ओवर दियर लैंड्स। तो उन्होंने क्या करा कि जो अनाउंस करा था, जो लॉयल लैंड ओनर्स थे जिन्होंने मतलब कि रिबेलियन में शामिल नहीं हुए थे, उनको मतलब कि आप एंजॉय कर सकते हैं अपने ट्रेडिशनल राइट्स हैं, और अपने लैंड जो आपके रहेंगे, जो भी राइट्स हैं वो आपके रहेंगे। फिर those who had rebelled were told that if they submitted to the British and if they had not killed any white people, तो फिर उनको बोला क्या था कि वो अपना जो रिबेलियन में थे ना, जो रिबेलियन में थे, उनसे बोला गया कि आप हम लोग को अपने तरफ मतलब सबमिटेड कर दीजिए, या फिर आप हम लोग को सबमिट कर दीजिए जो आपने वाइट पीपल को जो किल करा था। वाइट चेंज दिए पॉलिसीज एज ए रिजल्ट ऑफ द रेबेलियन ऑफ 1857। अब 8th क्वेश्चन में लिखा है कि कैसे मतलब कि ये रिबेलियन होने के बाद क्या पॉलिसीज लाए थे ब्रिटिशर्स लोग 1857 में, जो रिबेलियन हुआ था। अब देखिए पॉलिसीज क्या लाए थे। ब्रिटिश पार्लियामेंट पास अ न्यू एक्ट इन 1858 एंड ट्रांसफर द पावर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन इन ऑर्डर टू एंश्योर अ मोर रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट ऑफ इंडिया अफेयर्स। तो फिर क्या हुआ था, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट था उन्होंने एक लॉ पास करा था 1858 में। कब करा था? 1858 में करा था। कि जो पावर्स ईस्ट इंडिया कंपनी की ना, जो पावर्स ईस्ट इंडिया कंपनी की वो अब ब्रिटिश क्राउन संभालेगा। ब्रिटिश क्राउन मतलब वही क्वीन। तो वो क्वीन संभालेगी। तो वो क्वीन संभालेगी, और जो भी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, मैनेजमेंट है, वो इंडियन अफेयर वो सब संभालेंगे। कंपनी के जो कैबिनेट के जो सेक्रेटरी थे वो संभालेंगे। फिर सेकेंड था ऑल रूलिंग चीफ्स ऑफ द कंट्री वर एश्योर्ड दैट देयर टेरिटरी वुड नेवर बी एनेक्स्ड इन द फ्यूचर। तो फिर क्या था, जो ऑल रूलिंग जो चीफ्स थे ना, जो कंट्री में मतलब रूल करते थे, उनका मतलब कि बोला गया कि आपकी अब जो टेरिटरी है वो कभी भी फ्यूचर में, कभी भी भविष्यकाल में आपकी टेरिटरी कोई नहीं हड़पेगा। ये था। दे वर अलाउड टू पास ऑन दियर किंगडम टू द हायर्स इंक्लूडिंग अडॉप्टेड सन। अब जो मतलब कि जो इन लोगों ने जो दे वर अलाउड टू पास ऑन दियर किंगडम्स टू दियर हायर्स इंक्लूडिंग अडॉप्टेड सन। तो फिर उन्होंने ये एक लॉ पास करा कि जो किंगडम्स में जो हायर मतलब कि हायर से होते थे, मतलब कि राजा के बाद उसका बेटा ही होगा तो वही करेगा, अगर उसका बेटा नहीं तो वो नहीं कर सकता, मतलब कि राजा राज्य नहीं कर सकता। तो इन्होंने कहा ऐसा हो सकता है, अगर आप अडॉप्टेड सन तो वो भी राज्य कर सकता है। इट वॉज ऑल्सो डिसाइडेड दैट इन द आर्मी मोर यूरोपियंस विल बी देयर इंस्टेड ऑफ इंडियन सिपाहीज। तो फिर इसमें बोला गया कि जो आर्मी है तो जो आर्मी में मतलब कि मोर देन यूरोपियन सोल्जर्स होंगे, इंडियन सोल्जर्स कम होंगे। तो अभी तो फिर ये 5th है। द लैंड एंड प्रॉपर्टी ऑफ मुस्लिम्स वॉज टेकन बिकॉज ब्रिटिशर्स थिंक दैट दे वर द बिगेस्ट कॉज ऑफ द रिबेलियन। तो जो लैंड और जो प्रॉपर्टी थी ना मुस्लिम्स की, उनको मतलब उसको ले ली गई, मतलब एनेक्स कर ली गई, क्योंकि जो ब्रिटिश का सोचना था कि जो सबसे बड़ा विद्रोह मतलब जो विद्रोह हुआ था उसमें सबसे पॉइंट है द ब्रिटिशर्स डिसाइडेड टू रिस्पेक्ट द कस्टम रिलीजियस एंड सोशल प्रैक्टिसेस ऑफ इंडिया। तो फिर ब्रिटिशर्स ने ये डिसाइड करा कि जो इंडियंस लोगों के जो कस्टम्स हैं और रिलीजन्स है, मतलब जो ट्रेडिशनल रिलीजन्स वो फॉलो करते हैं, तो वो और जो प्रैक्टिसेस हैं वो कर सकते हैं। फिर 7th था पॉलिसीज वो मेड टू प्रोटेक्ट लैंड लॉर्ड्स एंड जमींदार्स एंड दे ऑल्सो प्रोवाइड सिक्योरिटी राइट्स ओवर दियर लैंड्स। तो जो पॉलिसीज थी ना, उन्होंने मतलब कि करते थे, इतना रेवेन्यू हड़पते थे और पता नहीं कहाँ से ले आते थे ये सिस्टम। तो फिर उन्होंने मतलब कि बनाया लॉ कि जो लैंड लॉर्ड्स हैं और ज़मींदार से उनको मतलब कि जो लैंड की जो सिक्योरिटी, उनको सिक्योरिटी राइट्स मिलेंगे। तो फिर हमारा चैप्टर ख़त्म हो चुका है। थैंक यू।